कक्षा 12वीं के सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। फिजिक्स में पार्ट 1 यानी फिजिक्स की जो किताब है वो दो भागों में है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में चैप्टर 1 से लेकर 8 तक है और 8 से आगे वाले यानी 9 से लेकर 14 तक दूसरे भाग में है। तो हम पहले भाग की हम बात कर रहे हैं पूरे 8 चैप्टरों की, तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन मैं यहां पे लिखूंगा। पूरी किताब से मैंने केवल टॉप 20 और T20 नहीं है, ये टॉप 20 डेरिवेशन छांट रहे हैं, बस इनको कर लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इनका सभी का सॉल्यूशन मैंने एक एक करके डाल दिया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इन सभी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशंस को आप देख सकते हो, याद कर सकते हो, आपके लिए पेपर में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला डेरिवेशन आपका क्या है? पहला डेरिवेशन है आपका, देखिए सभी को लिख लीजिएगा आप, गॉस की प्रमेय क्या है, इसे सिद्ध कीजिए। पहला इसमें थोड़ी थ्योरी भी आएगी और डेरिवेशन भी आएगा, ठीक है ना। अब आगे दूसरा, गॉस की या गॉस के नियम से, गॉस के नियम से कूलाम के नियम को प्राप्त कीजिए। गॉस के नियम से, तीसरा है नियम से एक समान रूप से आवेशित समतल, एक समान रूप से आवेशित धारावाही तार बोले या बोल सकता है चालक के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। चौथा है आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या है, इसकी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। ये 4 डेरिवेशन जो है ये आपके पहले चैप्टर के ही, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सीधे सीधे, ठीक है। अगला आपका एक और डेरिवेशन इसमें डाल दे रहा हूं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का सूत्र। और यहां पे 5वां देख लीजिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त करो। छठा आपके लिए, छठा प्रश्न, आप देखिए पहले चैप्टर के ये हो गए, आप डिस्क्रिप्शन में इनके सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सभी मैंने डेरिवेशन करा रखे हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यही करने, पहले चैप्टर से यदि कोई डेरिवेशन आएगा तो वो यही आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलिएगा आगे की बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को
घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त करो। सातवां आपका क्वेश्चन आएगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है? सिद्ध करो आवेशित चालक की सिद्ध करो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV² होती है। आठवां प्रश्न आपके समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। नौवां प्रश्न बनता है, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा घनत्व क्या होता है? सिद्ध करो एकांक आयतन के लिए संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 ε0 E² होता है। 10वां प्रश्न, दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि का जोड़ने पर ऊर्जा हानि का व्यंजक, ऊर्जा हानि का सूत्र प्राप्त करना है। सूत्र प्राप्त करो। चलिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये आपके पहले दूसरे चैप्टर के, यानी पहले चैप्टर के ये 5 और दूसरे चैप्टर के ये 5 हो चुके हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत जल्दी इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आपको आगे कराता हूं। ठीक है, जल्दी से इसको कर लीजिए। अनुगमन वेग क्या है? धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध प्राप्त करो। आगे ओम का नियम क्या है? अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम प्राप्त करो। 13वां व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था का
प्रतिबंध P अपॉन Q बराबर R अपॉन S प्राप्त करो। तो ये आपके अगले तीसरे चैप्टर के हो गए। तीसरे के बाद में आगे आ जाता है आपका बायो-सेवर्ट नियम से किसी आगे, यानी कि जो चौथा चैप्टर है उस तरीके से 14वां आ जाता है बायो-सेवर्ट नियम से धारावाही वृत्ताकार कुंडली, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो। 15वां क्वेश्चन आ जाता है आपका दो समांतर धारावाही चालकों के बीच, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र प्राप्त करो या सूत्र निगमित करो। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण के लिए व्यंजक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आयताकार कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करो। सत्रहवां होगा एम्पियर का नियम लिखिए। इसकी सहायता से एम्पियर का नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करो। 18वां आपका आएगा भूचुंबकत्व के अवयव में संबंध स्थापित करो। भूचुंबकत्व के अवयवों में संबंध स्थापित करो। आगे आपका 19वां आ जाएगा चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता, यानी सापेक्ष चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित करो। सापेक्ष चुंबकशीलता व चुंबकीय प्रवृत्ति में संबंध स्थापित करो। ये समझते हो संबंध क्या है? सापेक्ष चुंबकशीलता यानी कि म्यू आर, और ये क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि काई एम। ठीक है, ये वाला हमने कराया है डेरिवेशन। ठीक है, ये 19 हो गए। यहां तक पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपका एक चैप्टर और बचता है, आपके 2 और बचते हैं। ये 5वें चैप्टर हो गए, 6, 7 और
आपको करा देता हूं मैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, ये पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, बहुत जल्दी इसको कीजिए, जल्दी से यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत जल्दी यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर इसके आगे मैं आपको कराता हूं। देखिएगा सभी लोग, ये मैंने पूरा बोर्ड लिख दिया है, बोर्ड पर सारे क्वेश्चन लिख दिए हैं क्योंकि समय ज्यादा ना लगे, इसलिए देखिएगा ये सारे प्रश्न 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यानी 19 से लेकर 25 तक के सारे प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं। क्या क्या है जरा एक बार मैं पढ़ के बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके। देखिएगा क्या है, यह है आपका 19वां क्वेश्चन है कि स्व प्रेरण क्या है। एक समतल कुंडली के लिए स्व प्रेरण गुणांक का सूत्र प्राप्त करो, या स्व प्रेरण गुणांक का व्यंजक प्राप्त करो, या स्व प्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन करो। अगला 20वां प्रश्न है, यानी कि 20वां डेरिवेशन है, अन्योन्य प्रेरण क्या है। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करो। अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का सूत्र आपको ज्ञात करना है। तीसरा है आपका यानी 21वां प्रश्न है, सिद्ध करना है कि एक चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। याद रखिएगा, एक संपूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का मान शून्य होता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है, याद रखिएगा, तो इसको सिद्ध करना है। आगे प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि आपने देखा होगा IRMS यानी इस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वर्ग माध्य मूल मान आपको निकालना है। ओके, चलिएगा आगे। LR परिपथ, L का मतलब क्या है, देखिएगा प्रेरकत्व जो होता है उसको हम L बोलते हैं। जो धारिता जो होती है यानी कि संधारित्र जो होता है उसको हम, यानी सीधे सीधे आप संधारित्र लिखिएगा। संधारित्र की जो धारिता होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है उसको C से प्रदर्शित करते हैं, और जो प्रतिरोध होता है नॉर्मली जो वैद्युत प्रतिरोध होता है उसको R से प्रदर्शित करते हैं। 3-4 तरह के परपथ बनते हैं। एक परपथ होता है LR परपथ, एक होता है CR परपथ, एक होता है LCR परपथ। यानी कि LR परपथ का मतलब हो गया जिसमें एक प्रेरकत्व और एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। इसका मतलब यह है कि एक धारिता और एक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। एक होता है कि ये तीनों चीज, एक प्रेरकत्व, धारिता यानी संधारित्र और एक प्रतिरोध, तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों। इनमें दो चीज आपसे पूछता है, एक प्रतिबाधा आपसे पूछता है Z और एक पूछता है कलांतर, दोनों के बीच कलांतर। तो यहां पर क्या है, LR परपथ में आपको प्रतिबाधा का सूत्र निकालना है, प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त करना है। यहां पर भी आपसे कलांतर भी पूछ सकता है, तो कलांतर भी निकालो। ठीक है, आगे एक प्रेरकत्व यानी कि L, धारिता यानी कि C और संधारित्र यानी प्रतिरोध यानी कि R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परपथ की प्रतिबाधा व कलांतर का व्यंजक प्राप्त करना है। यानी कि LCR परपथ का कलांतर निकालना है, LCR परपथ का आपको प्रतिबाधा निकालनी है यानी कि Z निकालनी है। ठीक है, आगे 25वां अनुनादी परपथ क्या है। अनुनादी परपथ क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपस में बराबर होती है, हमने पढ़ाया है। ठीक है, चलिए छोड़िए। अनुनादी परपथ का व्यंजक प्राप्त करना है, अनुनादी परपथ की कंडीशंस आपको दिखानी है, अनुनादी परपथ का मतलब विवरण देना है पूरा। उसमें एक छोटा सा डेरिवेशन होता है अनुनादी परपथ का, तो ये हो गए। यानी कि पहले भाग से मैंने 20 की बोले थे, तो मैंने आपका पूरा टोटल 25 आपको डेरिवेशन दे दिए हैं, और ये 25 के 25 मैंने करा रखे हैं। लास्ट के 2 रह गए हैं, शायद 2 या 3 डेरिवेशन ये बचे हुए हैं, तो इनको मैं करा दूंगा और उसके बाद में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। इस यानी पूरी बुक हो जाएगी एक फिनिश। दूसरी बुक से ज्यादा डेरिवेशन है नहीं, 10 के लगभग डेरिवेशन है, जो कि 9वें चैप्टर से ज्यादा है। बाकी के तो 1-2 डेरिवेशन है, और लास्ट के 2-3 चैप्टरों से केवल थ्योरी आती है। लास्ट के 2-3 चैप्टरों से केवल थ्योरी आती है, तो डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ 2-3 चैप्टरों में बचते हैं। अब 9वां, 10वां, 11वां इस तरीके से, तो उनको हम करा देंगे। उसके बाद में आपका पूरे चैप्टर से, पूरी किताब से, अब ये समझिए 10 से 12 डेरिवेशन और आने वाले हैं, तो पूरी किताब की तैयारी डेरिवेशनों की बहुत अच्छे हो जाएगी आपकी। ठीक है, और इन्हीं के जो सूत्र हैं उन्हीं पर आधारित क्या आ जाते हैं, न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो में क्वेश्चन कुछ समझ में आए हों, अच्छे लगे हों, लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके की आपको नई चीजें मिलती रहेंगी।